प्रश्न 2। मानसिक रूप से बीमार भारतीय युवाओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें। उत्तर। मानसिक रूप से बीमार भारतीय युवाओं के पुनर्वास के लिए एक व्यापक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करे। कई रणनीतियां उनके पुनर्वास में योगदान दे सकती हैं। 1. समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करना जो सुलभ और परामर्श, सहायता समूह और संकट हस्तक्षेप सहित किफायती देखभाल, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में सहायता कर सकती है। 2. शैक्षणिक कार्यक्रम। कलंक को कम करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लागू करना। समझ को बढ़ाना और हर हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संकेतों को पहचानने के लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2022। व्यावसायिक मानसिक स्वास्थ्य युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सहायता सेवाएं प्रदान करने से मानसिक रूप से बीमार युवाओं को कौशल प्राप्त करने और कार्यबल में एकीकृत होने, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। परिवार की भागीदारी, शिक्षा, परामर्श और सहायता समूहों के माध्यम से पुनर्वास प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करने से सहायक वातावरण का निर्माण होगा और मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम किया जा सकेगा। पृष्ठ 143। 5. सहकर्मी सहायता कार्यक्रम। सहकर्मी सहायता नेटवर्क और मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, जहां ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है, अपने अनुभव साझा करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संकट हस्तक्षेप सेवाएं। संकट मुक्त रेखाएं और मोबाइल संकट सहायता विकसित करना, ताकि तत्काल सहायता प्रदान की जा सके, तीव्र घटनाओं को रोका जा सके और अस्पताल में भर्ती होने से रोका जा सके। इन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, गैर लाभकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के बीच तालमेल की आवश्यकता है। समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर मानसिक रूप से विकलांग युवाओं के पुनर्वास को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। समाज में कल्याण और एकीकरण। प्रश्न। भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करें। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएं। उत्तर। भारतीय युवाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। शैक्षणिक दबाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक अपेक्षाएं और तेजी से होने वाले सामाजिक परिवर्तन तनाव, चिंता और अवसाद में योगदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सोगमा प्रचलित है, जो मदद मांगने वाले व्यवहारों में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक भूमिकाओं और करियर विकल्पों से संबंधित सामाजिक अपेक्षाएं आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती हैं और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान कर सकती हैं। आर्थिक असमानताएं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आगे की बाधाएं खड़ी करती हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में 3 बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने, कलंक को कम करने और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू करना। 2. परामर्श सेवाएं।
शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सुलभ और सस्ती परामर्श सेवाएं स्थापित करना। सामुदायिक केंद्र तनाव प्रबंधन, करियर मार्गदर्शन और व्यक्तिगत चुनौतियों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। 3. सहकर्मी सहायता कार्यक्रम, सहकर्मी सहायता और मार्गदर्शन के लिए मंच बनाना, जहां युवा अनुभव साझा कर सकें और सुझाव दे सकें। एक दूसरे को मार्गदर्शन प्रदान करना। 4. कौशल निर्माण कार्यक्रम, मुकाबला कौशल, लचीलापन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित कार्यशालाएं और कार्यक्रम प्रदान करना। युवाओं को चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उपकरणों से लैस करना। पारिवारिक भागीदारी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बच्चों के बीच खुले संचार को प्रोत्साहित करना, माता पिता को अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और उपचारात्मक प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करना। भारतीय युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए शैक्षिकी, सामाजिक और आर्थिक विकास सहित व्यापक और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। प्रतिस्थापन, समुदाय, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जागरूकता, सहायता सेवाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को मिलाकर मनोवैज्ञानिक भारत में युवाओं के लिए एक स्वस्थ मानसिक वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान। शून्य 3b, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए रणनीतियों की व्याख्या करें। 15 फेक्ड इनोमियल्स में उनके समग्र पुनर्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुमुखी मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 12023। 1. व्यक्तिगत मूल्यांकन और योजना, व्यक्ति की ताकत, कमजोरियों और विशिष्ट विशेषताओं का संपूर्ण मूल्यांकन। जरूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्तिगत पुनर्वास योजना विकसित करने का आधार बनता है जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की। पृष्ठ 19। 2. कौशल विकास कार्यक्रम, अनुकूलित हस्तक्षेप आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें संचार, घर की देखभाल और सामाजिक कौशल शामिल हैं। व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्तियों को दैनिक जीवन और संभावित रोजगार के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद कर सकते हैं। 3. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी प्रतिकूल व्यवहार और विचार पैटर्न को संबोधित करने में प्रभावी हो सकता है। यह व्यक्तियों को नकारात्मक व्यवहार को पहचानने और संशोधित करने में मदद करता है और अधिक अनुकूली मुकाबला तंत्र को बढ़ावा देता है। 4. सामाजिक एकीकरण और समावेशन, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना व्यक्ति के सामाजिक कौशल और अपनेपन की भावना को बढ़ा सकता है। समावेशी शिक्षा और समुदाय आधारित कार्यक्रम एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5. पारिवारिक सहायता और शिक्षा, पुनर्वास प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करना आवश्यक है। सहायता, शिक्षा और संसाधन प्रदान करने से परिवारों को अपने प्रियजनों के सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और उन्हें सार्थक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सफल पुनर्वास के लिए शिक्षकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। ध्यान स्वायत्तता, समावेशन और व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन की सकारात्मक गुणवत्ता को बढ़ावा देने पर होना चाहिए।
4 मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में सामाजिक और पर्यावरणीय हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा करें। भारतीय परिवेश में ऐसे हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर: भारत में मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में सामाजिक और पर्यावरणीय पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में इस आबादी की बहुमुखी जरूरतों को संबोधित करना। हस्तक्षेपों में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कलंक को कम करना, पहुंच में सुधार करना, संसाधनों का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना। मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों की ये स्थापना और समुदाय आधारित समर्थन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हैं। व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध स्पिनरों की इन सेवाओं में मनोसामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। कॉपटोन ओनुन पेशे व्यक्तियों को गायन समर्थन विकसित करने वाले नाटक प्रदान करके आकर्षक प्रस्तुतिकरण के अवसर, ये कार्यक्रम संचार और प्रचार में उनके एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2018, पेज 157। पर्यावरणीय हस्तक्षेपों में कमी आती है। इसमें कलंक कम करने के अभियान, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की स्वीकृति, समझ और समावेशन तथा नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िबद्धता संबंधी पहलों को चुनौती देना, तथा नीतिगत परिवर्तनों, इन हस्तक्षेपों और रूढ़ियों के लिए उचित समर्थन को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। जागरूकता बढ़ाकर, छात्रों की वकालत करके, तथा मानसिक चुनौतियों के लिए वकालत करके, हम अधिक समावेशी और सहायक समुदायों के निर्माण में योगदान करते हैं, जहां मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पनप सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, सामाजिक और महाद्वीपीय हस्तक्षेप विभिन्न कारकों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के खिलाफ कलंक और भेदभाव भारतीय समाज में व्याप्त है, जिससे सामाजिक बहिष्कार, हाशिए पर जाने की स्थिति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधन, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं पुनर्वास और समावेशन में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए संसाधनों और सहायता सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय हस्तक्षेप आवश्यक हैं। इसके अलावा, भारतीय संदर्भ में पारिवारिक सहायता की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, जहां मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास में परिवार अक्सर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सामाजिक हस्तक्षेप पारिवारिक सहायता प्रणालियों को मजबूत करने, देखभाल करने वालों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों की समग्र भलाई को बढ़ाने के लिए परिवारों के भीतर लचीलापन और मुकाबला करने के कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, भारत में मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के पुनर्वास प्रयासों के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय हस्तक्षेप अभिन्न अंग हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रणालीगत कारकों को संबोधित करते हैं। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देकर, कलंक को कम करके, संसाधनों तक पहुंच में सुधार करके और मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाकर, ये हस्तक्षेप अधिक समावेशी, सहायक और लचीले समुदायों के निर्माण में योगदान करते हैं, जहां सभी को फलने फूलने का अवसर मिलता है। प्रश्न 4, गहर्ज़बर्ग के कार्य प्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। उत्तर:
हर्ज़बर्ग का दो कारक सिद्धांत, जिसे प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, मानता है कि कर्मचारियों की प्रेरणा और नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित करने वाले दो अलग-अलग कारक हैं, प्रेरक और स्वच्छता कारक। जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य, मान्यता, ढंग से। प्रश्न एक घ संभावित स्मृति और संज्ञानात्मक गिरावट वाले वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास में सांस्कृतिक कारक क्या भूमिका निभाते हैं? भारत में ऐसे पुनर्वास में परिवार और सामाजिक समर्थन के महत्व पर टिप्पणी करें। उत्तर सांस्कृतिक कारक स्मृति और संज्ञानात्मक गिरावट वाले वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे उम्र बढ़ने की धारणाओं, स्वास्थ्य देखभाल के प्रति दृष्टिकोण और भारत में सहायता के लिए संसाधनों की उपलब्धता को आकार देते हैं, जहां सांस्कृतिक मूल्य, अंतर पीढ़ीगत संबंधों पर जोर दिया जाता है, और तमाली गुटी, परिवार पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक भारतीय टेमीज़ोहन बुजुर्ग सदस्यों को प्राथमिक देखभाल और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं, जो उनके पुनर्वास यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, उम्र बढ़ने के संबंध में सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यवहार में सहायता चाहने वाले व्यवहार और उपचार वरीयताओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। पुनर्वास कार्यक्रमों में पारंपरिक प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोणों को एकीकृत करने से मदद मांगने वाले व्यवहार और उपचार वरीयताओं में भी सुधार हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के बीच उनकी प्रभावशीलता और स्वीकृति। भारत में व्यापक सामाजिक कल्याण प्रणालियों की कमी के कारण परिवार और सामाजिक समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सेंसर के लिए विशेष देखभाल सुविधाओं तक संयुक्त पहुंच परिवार के सदस्य प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। दैनिक मैं तो नहीं करती। आयो इतनी बड़ी चोटी हो लग। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018 पृष्ठ 153। अधिक सामाजिक सहायता नेटवर्क के भीतर संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ी मानसिक पीड़ा और अवसाद की भावनाओं को कम करने में मदद करने के लिए सेंसर के लिए गतिविधियों में भाग लेने के लिए सह विषय, जो संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ी मानसिक पीड़ा और अवसाद की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर सांस्कृतिक कारक, परिवार की भागीदारी और सामाजिक सहायता नेटवर्क प्रभावी पुनर्वास और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी तरह से देखभाल के लिए आवश्यक है। GTA मनोवैज्ञानिक समाज द्वारा हाशिए पर रखे गए समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किन विशिष्ट तरीकों से काम कर सकते हैं? 10 उत्तर मनोवैज्ञानिक हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए वे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके हाशिए पर पड़े रहने में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और प्रणालीगत कारकों की परस्पर क्रिया को संबोधित करते हैं। सबसे पहले, प्रश्न 4 ख वृद्ध लोगों में संज्ञानात्मक समस्याओं की प्रमुख सीमाओं पर चर्चा करें। उनके मनोसामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों का उल्लेख करें। उत्तर, संज्ञानात्मक समस्याओं वाले वृद्धों की प्रमुख सीमाएं। 1. स्मृति क्षीणता। वृद्धावस्था में संज्ञानात्मक समस्याओं में अक्सर स्मृति में गिरावट शामिल होती है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों पर प्रभाव डालती है। स्मृति, ये दैनिक कामकाज और महत्वपूर्ण जानकारी को याद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 2. कार्यकारी कार्य में कमी।
समस्या समाधान, निर्णय लेना और एक साथ कई काम करने जैसे कार्यकारी कार्य उम्र के साथ कम हो सकते हैं। इससे जटिल कार्यों को संभालने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में चुनौतियां आ सकती हैं। 3. धीमी प्रसंस्करण गति। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति उम्र के साथ कम हो जाती है, जिससे जानकारी को समझने, संसाधित करने और समझने, अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया करने की गति प्रभावित होती है। 4. भाषा और संचार कठिनाइयाँ। उम्र बढ़ने के साथ भाषा संचार में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे वृद्ध व्यक्तियों के लिए खुद को अभिव्यक्त करना या दूसरों को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मनोसामाजिक स्वास्थ्य सुधारने की रणनीतियाँ। 1. संज्ञानात्मक उत्तेजना कार्यक्रम। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो दिमाग को उत्तेजित करती हैं, जैसे पहेलियाँ, खेल और आजीवन सीखना। कार्यक्रम। ये गतिविधियां संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। 2. शारीरिक व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि को संज्ञानात्मक लाभ और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। ये बढ़ाता है मस्तिष्क को रक्त कैसे पहुंचाता है, संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम करता है और समग्र कल्याण में योगदान देता है। 3. सामाजिक जुड़ाव। परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ बातचीत के माध्यम से भावनात्मक संबंधों का मुकाबला करता करता है। सामाजिक जुड़ाव अकेलेपन से लड़ने में मदद करता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। 4. आधुनिक जीवनशैली भी भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोगों को बढ़ावा देती मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2022। पृष्ठ 47। संज्ञानात्मक समस्याओं वाले वृद्धों की मानसिक सामाजिक जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें समग्र कल्याण को बढ़ाने और गतिविधि की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संज्ञानात्मक परिवर्तन, शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों, भावनात्मक समर्थन और समन्वित हस्तक्षेपों का संयोजन होता है। प्रश्न: समुदाय मनोवैज्ञानिक समाज में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने के लिए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। 20 उत्तर। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के रहस्य को संबोधित करने के लिए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में समुदाय मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका ध्यान व्यक्तिगत चिकित्सा से परे व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रणालीगत समुदाय मनोवैज्ञानिकों को समझने और प्रभावित करने तक फैला हुआ है, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन प्लेटफॉर्मों की क्षमता का दोहन करना। प्रश्न 4 ख. किशोर अपराधी कौन है? सशक्तिकरण, सामाजिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति। पुनर्वास में शामिल कदमों पर चर्चा करें। 15 उत्तर। किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम आयु के वे व्यक्ति होते हैं जो अवैध कार्य करते हैं या असामाजिक व्यवहार में संलग्न होते हैं और सामाजिक मानदंडों या कानूनों का उल्लंघन करते हैं। किशोर अपराध में कई तरह के अपराध शामिल हैं, जिनमें छोटे अपराध जैसे कि मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2020। पृष्ठ 101।
किशोर अपराध की रोकथाम और रोकथाम में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसका उद्देश्य जीनक्वेंट व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करना और सकारात्मक युवा विकास को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल कदम इस प्रकार हैं। 1. प्रारंभिक हस्तक्षेप और रोकथाम कार्यक्रम गरीबी, पारिवारिक अव्यवस्था, मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे अंतर्निहित जोखिम कारकों को संबोधित करने के लिए जोखिमग्रस्त युवाओं और उनके तमिलों पर लक्षित प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों को लागू करें। रोकथाम के प्रयासों में माता-पिता की शिक्षा, सलाह कार्यक्रम, स्कूल के बाद की गतिविधियां और समुदाय आधारित सहायता सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जिनका उद्देश्य सकारात्मक युवा विकास और लचीलापन को बढ़ावा देना है। 2. शिक्षा और कौशल निर्माण। किशोर अपराधियों को भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक शैक्षणिक और नौकरी कौशल से लैस करने के लिए शैक्षिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, नौकरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता के अवसर किशोरों को सकारात्मक आकांक्षाएं विकसित करने और अपराधी व्यवहार के विकल्प विकसित करने में मदद कर सकते हैं। 3. परामर्श और चिकित्सा। अपराधी व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित भावनात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए परामर्श, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। व्यक्तिगत, समूह और पारिवारिक चिकित्सा सत्र किशोरों को मुकाबला करने के कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान में सुधार करने और बचपन के दुखों या प्रतिकूल अनुभवों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 4. पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम। पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम लागू करें जो नुकसान की मरम्मत और अपराधियों, पीड़ितों और समुदाय के बीच संबंधों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीड़ित अपराधी मध्यस्थता, क्षतिपूर्ति और सामुदायिक सेवा जैसी पुनर्स्थापनात्मक प्रथाएं किशोरों को उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेने, उनके व्यवहार के प्रभाव को समझने और उनके कार्यों से प्रभावित लोगों के लिए सुधार करने में मदद करती हैं। 5. समुदाय आधारित पुनर्वास। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करें जो कारावास के विकल्प प्रदान करते हैं और समुदाय में पुनः एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। सामुदायिक पर्यवेक्षण, परिवीक्षा और डायवर्सन कार्यक्रम किशोरों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और आगे अपराध को रोकने के लिए समर्थन, पर्यवेक्षण और सेवाएं प्राप्त करते हुए अपने समुदाय में रहने की अनुमति देते हैं। 6. सकारात्मक सहकर्मी और परिवार संबंध। अपराधी व्यवहार के खिलाफ सामाजिक समर्थन और सुरक्षात्मक कारक प्रदान करने के लिए सकारात्मक सहकर्मी और परिवार संबंधों को मजबूत करें। पारिवारिक चिकित्सा, माता-पिता सहायता कार्यक्रम और सहकर्मी सलाह पहल परिवार की गतिशीलता, संचार कौशल और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जो स्वस्थ विकास को बढ़ावा देती है और किशोर अपराध के जोखिम को कम करती है। 7. सहयोग और समन्वय। किशोर न्याय एजेंसियों, सामाजिक सेवा प्रदाताओं, स्कूलों, कम प्रवर्तन और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना ताकि पुनर्वास और रोकथाम प्रयासों के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। बहु-एजेंसी सहयोग से किशोर अपराधियों की जटिल जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संसाधनों, सूचनाओं और विशेषज्ञता को साझा करने की अनुमति मिलती है। इन कदमों को लागू करके, समुदाय किशोर अपराधियों के पुनर्वास और रोकथाम के लिए एक सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आत्मनियंत्रण, सकारात्मक युवा विकास को बढ़ावा देना, पुनरावृत्ति को कम करना, तथा सभी के लिए अधिक सुरक्षित और लचीले समुदायों का निर्माण करना। 04C अनुसंधान और विकास संगठनों में काम करने वाले लोगों के लिए तनाव के संभावित स्रोत क्या हैं? तनाव प्रबंधन के लिए इन संगठनों में कुछ व्यक्तिगत और संगठनात्मक तरीकों पर चर्चा करें। 20
उत्तर, अनुसंधान और विकास R&D। संगठनों में कार्यरत व्यक्ति अपने काम की मांग और बौद्धिक रूप से कठोर प्रकृति के 24 उत्तर, एल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो अपराध व्यवहार को समझने में योगदान देता है। बांडुरा का सिद्धांत व्यवहार के विकास में अवलोकनात्मक अधिगम, मॉडलिंग और सुदृढ़ीकरण की भूमिका पर जोर देता है, ये दावा करते हुए कि व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में दूसरों को देखकर सीखते हैं। आपराधिक व्यवहार से संबंधित बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। 1. अवलोकनात्मक अधिगम भंडारा ने तर्क दिया कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर टीम बनाते हैं। आपराधिक व्यवहार के संदर्भ में, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों, जैसे कि प्रेमी, सहकर्मी या मीडिया के लोगों की हरकतों को देखकर और उनकी नकल करके आपराधिक प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 2. मॉडलिंग सिद्धांत यह मानता है कि दैवीय लोग ऐसे व्यवहार को शुरू करने की अधिक संभावना रखते हैं जिसे पुरस्कृत किया जाता है या सकारात्मक रूप से सुदृढ़ किया जाता है। सामान्य तौर पर, जिसे पुरस्कृत करने के रूप में देखा जाता है, चाहे सामाजिक स्थिति, वित्तीय लाभ, या अन्य कथित लाभों के संदर्भ में, अधिक संभावना हो सकती है कि उसे पुरस्कृत किया जाए। बंचुरा ने व्यवहार को आकार देने में सुदृढ़ीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। आपराधिक व्यवहार जो सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है, चाहे वह स्पर्शनीय पुरस्कारों या सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से हो, दोहराए जाने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, शुद्ध या नकारात्मक परिणाम सकारात्मक व्यवहार को रोक सकते हैं। 4. पारस्परिक नियतिवाद बांडुरा ने पारस्परिक नियतिवाद की अवधारणा पेश की, जिसमें व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच द्विदिशीय संबंध पर जोर दिया गया। आपराधिक व्यवहार को व्यक्तित्व, कारकों, पर्यावरणीय प्रभावों और व्यवहारिक परिणामों के बीच निरंतर अंतःक्रिया के उत्पाद के रूप में देखा जाता है। बंडुरा के नजरिए से आपराधिक गतिविधियों को समझने के लिए सामाजिक संदर्भ, रोल मॉडल की भूमिका और आपराधिक कृत्यों से जुड़े संभावित सुदृढ़ीकरण या दंड। सिद्धांत सुझाव देता है कि आपराधिक व्यवहार को कम करने के उद्देश्य से हस्तक्षेपों को पर्यावरण की स्थितियों को बदलने, सुदृढ़ीकरण संरचनाओं को संशोधित करने और व्यक्तियों को संशोधित करने और सीखने के लिए सकारात्मक विकल्प प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सी. भारत के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास में मनोवैज्ञानिक की भूमिका पर चर्चा करें। 20 उत्तर दें। भारत में घरेलू हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास में, मनोवैज्ञानिक पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पहलुओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा निभाई जाने वाली कई प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं। 1. आघात मूल्यांकन और परामर्श मनोवैज्ञानिक घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। वे व्यक्तियों को आघात से निपटने, तनाव का प्रबंधन करने और उनकी भावनात्मक भलाई को फिर से बनाने में मदद करने के लिए परामर्श प्रदान करते हैं। 2. व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा प्रत्येक पीड़ित की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा सत्र तैयार किए गए हैं। समूह चिकित्सा, विशेष रूप से, पीड़ितों के बीच समुदाय और समर्थन की भावना को बढ़ावा दे सकती है। 3. सुरक्षा योजना
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा योजनाएं विकसित करने में सहायता करते हैं, जो पीड़ितों को जेल छोड़ने की चुनौतियों से निपटने में मदद करती हैं। अपमानजनक संबंध। इन योजनाओं में अक्सर शारीरिक सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण के लिए रणनीतियां शामिल होती हैं। 4. सशक्तिकरण और आत्मसम्मान निर्माण। मनोवैज्ञानिक पीड़ितों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के पुनर्निर्माण की दिशा में काम करते हैं। सशक्तिकरण रणनीतियां पीड़ितों को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं। 5. बाल परामर्श। ऐसे मामलों में जहां बच्चे शामिल होते हैं, मनोवैज्ञानिक उम्र के अनुसार उचित परामर्श और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे घरेलू हिंसा को देखने या उसका सामना करने वाले बच्चों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हैं। 6. वकालत और समर्थन। मनोवैज्ञानिक अन्य पेशेवरों, जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर पीड़ितों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करते हैं। वे कानूनी कार्यवाही में विशेषज्ञ गवाही दे सकते हैं और पीड़ितों को आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। कानूनी व्यवस्था। 7. सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रासंगिक समझ। भारत में विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए, मनोवैज्ञानिकों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक संदर्भ के प्रति जागरूक होना चाहिए। सांस्कृतिक बारीकियों को समझने से ऐसे हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है जो पीड़ित की पृष्ठभूमि के साथ मेल खाते हों। भारत में, जहां घरेलू हिंसा सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित हो सकती है, मनोवैज्ञानिकों को पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। पुनर्वास के काम के व्यापक ढांचे के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता का एकीकरण सेवाओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में घरेलू हिंसा से बचे लोगों की समग्र आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। समाज प्रश्न। प्रश्न ख। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रकृति और मनोवैज्ञानिक परिणामों पर चर्चा करें। विभिन्न सुझाव दें। इससे उबरने के लिए व्यवहार पैटर्न। 20। उत्तर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रकृति और मनोवैज्ञानिक परिणाम। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक व्यापक मुद्दा है जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन एहसान के लिए अनुरोध, या यौन प्रकृति का कोई अन्य अनुचित संपर्क शामिल है। यौन उत्पीड़न की प्रकृति और परिणाम गंभीर हैं, जो पीड़ितों को शारीरिक और व्यावसायिक दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक परिणाम। 1. भावनात्मक संकट। पीड़ितों को अक्सर भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें चिंता, अवसाद और शक्ति की भावना शामिल है। 2. मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट। लगातार उत्पीड़न से दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और आत्मसम्मान में कमी। 3. करियर पर प्रभाव। उत्पीड़न से करियर की उन्नति और पेशेवर विकास में बाधा आ सकती है, जिससे नौकरी में असंतोष और उत्पादकता में कमी आ सकती है। यौन उत्पीड़न पर काबू पाने के लिए व्यवहार पैटर्न। 1. स्पष्ट नीति स्थापित करें। संगठनों के पास एक व्यापक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति होनी चाहिए, जिसमें शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण पर जोर दिया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। 2. शिक्षा और प्रशिक्षण। कर्मचारियों को यौन शोषण से संबंधित गतिविधियों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें। उत्पीड़न, उसका प्रभाव, तथा सम्मानजनक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्व। 3.
रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ावा देना। उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित और गोपनीय चैनल बनाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ितों को समर्थन और सुरक्षा का एहसास हो। 4. नेतृत्व की जवाबदेही। सुनिश्चित करें कि नेता और प्रबंधन यौन शोषण को रोकने और उससे निपटने में सक्रिय रूप से शामिल हों। उत्पीड़न। इसमें अपराधियों को जवाबदेह ठहराना और सम्मान को बढ़ावा देने वाली संस्कृति बनाना शामिल है। 5. सहायता प्रणालियाँ। उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक परिणामों से निपटने में पीड़ितों की मदद करने के लिए कार्यस्थल के भीतर सहायता प्रणालियाँ स्थापित करें, जैसे कर्मचारी सहायता कार्यक्रम और परामर्श सेवाएं। 6. समावेशिता को बढ़ावा दें। एक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा दें जो विविधता, समानता और आपसी सम्मान को महत्व देती हो। एक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करती हो जो विविधता, समानता और आपसी सम्मान को महत्व देती हो। ऐसे व्यवसाय में जहां उत्पीड़न की संभावना कम हो। 7. नियमित ऑडिट और मूल्यांकन। संभावित जोखिम कारकों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए कार्यस्थल के वातावरण का नियमित ऑडिट और मूल्यांकन करें। यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें निवारक उपाय, शिक्षा और सहायता प्रणाली शामिल हों। सम्मान की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने से, संगठन सभी के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने में योगदान दे सकते हैं। दीजिए। प्रश्न 1 का किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जैसे व्यवहार सिद्धांतों में निहित रोकथाम कार्यक्रम किशोरों को मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिमों और परिणामों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, स्वस्थ व्यवहार के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार हस्तक्षेप विकृत सोच विकारों को संबोधित करते हैं और मुकाबला करने के कौशल को बढ़ाते हैं। किशोरों को साथियों के दबाव का विरोध करने और नशीली दवाओं का सहारा लिए बिना तनाव का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। उत्तर। प्रेरक साक्षात्कार, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, लक्ष्य है। पारिवारिक चिकित्सा को शामिल करते हुए मनोसामाजिक हस्तक्षेप, मादक द्रव्यों के सेवन में योगदान देने वाली अंतर्निहित पारिवारिक गतिशीलता को संबोधित कर सकते हैं, पुनर्प्राप्ति के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। किशोरों को नशामुक्त रखना। किशोरों के मूल्यों की खोज करके परिवर्तन के लिए आंतरिक प्रेरणा को तेज करना और इसके अतिरिक्त, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण रणनीतियों को प्रोत्साहित करना और आकस्मिक प्रबंधन सिद्धांतों का उपयोग करना किशोरों की अद्वितीय मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को प्रेरित कर सकता है, जो कि सिलाई में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, विकासात्मक चरणों और हस्तक्षेपों को समझना। रोकथाम और उपचार रणनीतियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एकीकृत करके, पेशेवर किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है। ख मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास में सामाजिक एजेंसियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर। सामाजिक एजेंसियां मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,
जो उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक सहायता, संसाधन और सेवाएं प्रदान करती हैं। ये एजेंसियां रिकवरी को बढ़ावा देने, लत को फिर से रोकने और समाज में सफलतापूर्वक पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कई तरह के हस्तक्षेप प्रदान करती हैं। 1. परामर्श और चिकित्सा। सामाजिक एजेंसियां व्यक्तिगत और समूह परामर्श सत्र, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा और प्रेरक साक्षात्कार प्रदान करती हैं, ताकि मादक द्रव्यों के सेवन में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किया जा सके, मुकाबला करने की रणनीति विकसित की जा सके और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। 2. विषहरण और चिकित्सा सेवाएं। कई सामाजिक एजेंसियां विषहरण, नशामुक्ति प्रबंधन और मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान करती हैं। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल, 2026। 3. सहकर्मी सहायता और पारस्परिक सहायता समूह। सामाजिक एजेंसियां निकोवेरी में व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध, पारस्परिक प्रोत्साहन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सहकर्मी सहायता नेटवर्क, स्वयं सहायता समूह, पिकोट एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस और समुदाय आधारित पुनर्प्राप्ति पहल की सुविधा प्रदान करती हैं। 4. व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सहायता। सामाजिक एजेंसियां मादक द्रव्यों के सेवन से उबरने वाले व्यक्तियों को कौशल हासिल करने, सुरक्षित रोजगार प्राप्त करने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी दिलाने में सहायता और सहायक रोजगार कार्यक्रम प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर, सामाजिक एजेंसियां मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को संबोधित करते हुए समग्र पेन केंद्रित देखभाल प्रदान करती हैं। हितधारकों के साथ व्यापक समर्थन और सहयोग के माध्यम से, सामाजिक एजेंसियां व्यक्तियों को नशे की लत से उबरने, अपने जीवन को फिर से बनाने और सुधार में कामयाब होने के लिए सशक्त बनाती हैं। प्रश्न 4C। विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन को कैसे समझाया जा सकता है? पुनर्वास प्रक्रिया मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त लोगों की किस प्रकार मदद कर सकती है? 20। उत्तर: मादक द्रव्यों के सेवन को विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से देखने पर यह जैविक, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जैविक दृष्टिकोण आनुवंशिक पूर्वाग्रहों और न्यूरोबायोलॉजिकल परिवर्तन को रेखांकित करता है जो नशे की लत के व्यवहार में योगदान करते हैं। आनुवंशिक कारक नशे की लत के लिए संवेदनशीलता प्रदान कर सकते हैं, जबकि पदार्थ मस्तिष्क की क्षमताओं को हाईजैक कर सकते हैं। पुरस्कार प्रणाली सहनशीलता, निर्भरता और लालसा को जन्म देती है। मनोगतिक सिद्धांत अचेतन संघर्षों, अनसुलझे आघात और प्रारंभिक जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं, जो पदार्थ के व्यवहार पैटर्न को आकार देते हैं। व्यक्ति भावनात्मक दर्द को कम करने, आंतरिक शून्यता को दूर करने या कष्टदायक यादों को दबाने के लिए पदार्थों का सहारा ले सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण पर्यावरण सुदृढ़ीकरण और कंडीशनिंग से प्रभावित सीखे गए व्यवहारों पर जोर देते हैं। व्यक्ति बार बार पुरस्कृत अनुभवों के संपर्क में आने या तनाव, दबाव या सामाजिक प्रभावों से निपटने की प्रतिक्रिया के रूप में मादक द्रव्यों के सेवन की आदतें विकसित कर सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत अनुपयुक्त विचार पैटर्न, विकृत विश्वासों और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति तर्कहीन सोच में संलग्न हो सकते हैं,
जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिमों को कम करना या लाभों को अधिक आंकना, जिससे व्यसनकारी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिनमें सामाजिक मानदंड, सहकर्मी प्रभाव और सामाजिक आर्थिक असमानताएं शामिल हैं, पदार्थों के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपलब्धता और पहुंच उपयोग के पैटर्न में योगदान करते हैं, जबकि सामाजिक वातावरण और सामाजिक वातावरण पदार्थों के उपयोग के पैटर्न में योगदान करते हैं। मनोविज्ञान वैकल्प 2019, पृष्ठ 129। मादक द्रव्यों के सेवन की लत के उपचार में एक समग्र, बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है जो लत के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों को संबोधित करता है। विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन, आमतौर पर पहला कदम है, लक्षणों के बिना सुरक्षित रूप से प्रबंधन करने और शारीरिक निर्भरता को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण प्रदान करता है। व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा सहित थमापेक हस्तक्षेप का उद्देश्य अंतर्निहित मुद्दों का पता लगाना, मुकाबला करने की रणनीति विकसित करना और पुनरावृत्ति को रोकना है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सीबीटी, प्रेरक साक्षात्कार, एमआई, और आकस्मिक प्रबंधन संज्ञानात्मक विकृतियों को संबोधित करने, परिवर्तन के लिए प्रेरणा बढ़ाने और सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए आमतौर पर नियोजित दृष्टिकोण हैं। दवा सहायता उपचार, मद का उपयोग लालसा को नियंत्रित करने, वापसी के लक्षणों को कम करने और मादक द्रव्यों पर निर्भरता से उबरने में सहायता के लिए किया जा सकता है। मद विकल्पों में ओपियोइड की लत के लिए ओपियोइड एगोनिस्ट, जैसे मीथाडोन, ब्यूप्रेनोर्फिन, और शराब उपयोग विकार के लिए दवाएं, जैसे नाल्ट्रेक्सोन, एकेम्प्रोसेट, शामिल हैं। शिक्षा, नाटक निर्माण और सहायता सेवाएं पुनर्वास में अभिन्न भूमिका निभाती हैं, व्यक्तियों को उत्पीड़न के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, मुकाबला करने के कौशल सिखाती हैं और उन्हें सामुदायिक संसाधनों से जोड़ती हैं। सहकर्मी सहायता समूह, पारिवारिक चिकित्सा, व्यावसायिक पुनर्वास और आवास सहायता सामाजिक एकीकरण और दीर्घकालिक सुधार को बढ़ावा देती है। संक्षेप में, मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल घटना है जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। पुनर्वास प्रयासों में व्यसन से जूझ रहे व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक, व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अनुभाग बी। एचआईवी एड्स रोगियों के पुनर्वास में सामाजिक एजेंसियां क्या भूमिका निभाती हैं? उत्तर: सामाजिक एजेंसियां एचआईवी एड्स रोगियों के व्यापक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो न केवल चिकित्सा लाभ बल्कि उनके जीवन के सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को भी संबोधित करती हैं। 1. मनोसामाजिक सहायता। सामाजिक एजेंसियां एचआईवी एड्स रोगियों के सामने आने वाली भावनात्मक चुनौतियों का समाधान करने, उनमें लचीलापन और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, सहायता समूह और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। 2. शैक्षिकी कार्यक्रम। ये एजेंसियां एचआईवी एड्स के बारे में मिथकों को दूर करने, कलंक को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिकी अभियान चलाती हैं। इससे मरीजों को ज्ञान मिलता है और भेदभाव का मुकाबला होता है। 3. व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सहायता। सामाजिक एजेंसियां 1. एचआईवी एड्स रोगियों के पुनर्वास में सामाजिक एजेंसियां क्या भूमिका निभाती हैं? उत्तर: सामाजिक एजेंसियां एचआईवी
एड्स रोगियों के व्यापक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो न केवल चिकित्सा लाभ बल्कि उनके जीवन के सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को भी संबोधित करती हैं। 1. मनोसामाजिक सहायता। सामाजिक एजेंसियां एचआईवी, एड्स रोगियों के सामने आने वाली भावनात्मक चुनौतियों का समाधान करने, उनमें लचीलापन और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, सहायता समूह और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। 2. शैक्षिकी कार्यक्रम। ये एजेंसियां एचआईवी, एड्स के बारे में मिथकों को दूर करने, कलंक को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिकी अभियान चलाती हैं। इससे मरीजों को ज्ञान मिलता है और भेदभाव का मुकाबला होता है। 3. व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सहायता। सामाजिक एजेंसियां एचआईवी, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए कौशल निर्माण कार्यक्रम और नौकरी प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करती हैं। 4. कानूनी सहायता और वकालत। एचआईवी, एड्स रोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक एजेंसियां कानूनी सहायता प्रदान करती हैं और ऐसी नीतियों की वकालत करती हैं जो भेदभाव से बचाती हैं, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करती हैं। सामाजिक एजेंसियां एचआईवी, एड्स रोगियों के पुनर्वास में बहुआयामी भूमिका निभाती हैं, न केवल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कानूनी वकालत भी प्रदान करती हैं। फिर समग्र दृष्टिकोण एचआईवी, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न 1 की सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर: सामुदायिक मनोविज्ञान